हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एम्फीबॉलिक पाथवे एंड रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, जो कि क्लास 11 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्फीबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब रेस्पिरेटरी जो पाथवे है उसमें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एम्फीबॉलिक पाथवे। जैसे कि अभी हमने पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे सिंपल शुगर होती है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता है, अल्टीमेटली पायरुविक एसिड बनता है। ये हमने पूरी साइकिल पढ़ी थी इसकी ग्लाइकोलिसिस के दौरान। ठीक है कि कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ये तो पूरी हमने साइकिल ऑलरेडी पढ़ी है। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुविक एसिड जो है लिंक रिएक्शन में जाएगा और एसिटाइल ए कोएंजाइम ए बनाएगा, और एसिटाइल कोएंजाइम ए अल्टीमेटली क्रेब्स साइकिल में जाके फिर फर्दर CO2 और वाटर को रिलीज़ करता है। ठीक है, ये तो होगी हमारी ग्लाइकोलिसिस विच इज़ द कॉमन पाथवे फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर सपोज़ कि कार्बोहाइड्रेट ना हो तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव भी तो होना चाहिए ना, जिससे कि वो साइकिल के अंदर वो एंटर करे और वापस से CO2 और वाटर बना दे। जैसे कि जस्ट लाइक कि अगर हम खाना नहीं खा रहे तो खाना खाने के अलावा कुछ और फास्ट फूड खा ले पेट भरने के लिए हम कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, वैसे ही हमारे पास ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुछ अल्टरनेटिव भी होना चाहिए जिससे अल्टीमेटली वो इस साइकिल में वो एंटर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फैट्स क्या करते हैं, किस में कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटना यानी कि एक ऐसा प्रोसेस हो गया कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, हमारे पास ब्रेक डाउन होता है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना। तो फैट से क्या बन गया आपका, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड तो आपका एंटर हो गया किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी कि जो फैट्स है, फैट से फैटी एसिड बन रहा है। फैटी एसिड किस में क्या बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर किस में एंटर कर गया, क्रेब्स साइकिल में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के दौरान होता था। और जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो गया, DHAP में, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फिर यहाँ से ग्लिसरॉल डीहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा और वापस से फिर वही साइकिल चल जाएगी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हो गया ना। ऐसे ही प्रोटीन सबसे पहले ब्रेक डाउन किस में होता है, अमीनो एसिड में, और अमीनो एसिड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन इसी स्टेप में हमारा एनाबॉलिक क्या होगा कि सपोज़ कि हमारा जो फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, लेकिन अगर वापस से उसको फैटी एसिड्स बनाना है या फैट बनाना है तो एसिटाइल कोएंजाइम में जो है यहाँ से विड्रॉल हो जाएगा और उसे सिंथेसिस करने में काम आ जाएगा। तो जब वर्ड सिंथेसिस का आ जाए यानी कि कोई चीज़ बना रहे हैं तो एनाबॉलिक प्रोसेस है, और जब ये सब ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो वो हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म जब दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसी को ही हम बोलते हैं एनाबॉलिक पाथवे। ठीक है, तो ये इंटर रिलेशनशिप है किसका, मेटाबॉलिक पाथवेज का, यानी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवेज का। ठीक है जी, यहाँ तक तो हो गया हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे। एक टॉपिक हमारा रहता है दैट इज़ नॉन एज बैलेंस शीट, जो ओवरऑल हमने देखना है कि ग्लाइकोलिसिस से लेके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तक या क्रेब्स साइकिल तक कितनी हमारी ATP बनी है। ठीक है, और एनारोबिक में कितना बनता है। तो चलिए देखते हैं। अब बैलेंस शीट में आपको ध्यान होगा कि जो ग्लाइकोलिसिस स्टेप करते हैं हम, तो उसमें ATP गेन कितना होता है। तो ओवरऑल तो हमारे पास 4 ATP बनते हैं, लेकिन उसमें 2 ATP तो यूज़ हो जाते हैं, यूटिलाइज़ हो जाते हैं ना। फर्स्ट 5 स्टेप में हमारे पास क्या हो जाता है, यूटिलाइज़ हो जाता है, तो बच गए 2 ATP। NAD की बात करें तो हमारे पास 2 NAD बने, क्योंकि एक साइकिल में हमारे पास एक NAD बनता है, लेकिन जब साइकिल 2 टाइम्स यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनते हैं ना, तो 2 NADH की फॉर्मेशन होती है। और एक NAD किसके बराबर होता है, 3 ATP के। ये हमने पहले भी किया था। एक NADH जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 3 ATP के बराबर होता है, 3 ATP के इक्वल होता है, इसलिए 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के। ठीक है, तो 6 ATP यहाँ हो गए, 2 ATP यहाँ हो गए, और टोटल कितने हो गए, 8। उसके बाद आती है लिंक रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक, सॉरी, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। तो
तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरूवेट के दौरान ATP तो कोई बनता नहीं है, ठीक है, लेकिन NADH हमारे पास एक बनता है। अब एक बन रहा है तो ऑब्वियस है हमारे पास 2 टाइम साइकिल चल रही है, तो 2 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए 6 ATP, तो 6 यहाँ बन गए। क्रेब्स साइकिल में अब जब हम एसिटाइल कोएंजाइम को एक बार साइकिल चलती है तो उसमें हमारे टोटल कितने होते हैं 3 NADH होते हैं, है ना, और एक FADH होता है, एक FADH होता है और एक GTP होता है। ऐसी होती है साइकिल। लेकिन ये साइकिल 2 टाइम्स चलती है, तो 2 टाइम्स चल रही है तो सबको 2 से मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। तो 3 NADH एक में रिकर है तो टोटल कितने हो गए 6, है ना, 6 इंटू, तो 6 NADH और 2 FADH, तो एक NAD अभी हमने बोला 3 के इक्वल होता है, तो 6 किसके इक्वल होगा 18 के, और 2 FAD, एक FAD किसके बराबर होता है, एक FAD जो है आपके 2 ATP के इक्वल होता है। ये ध्यान रखेंगे सभी कि जो एक NADH है वो आपका 3 ATP के इक्वल है, और एक FADH जो है आपका वो आपका 2 ATP के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 FADH2 थे तो हमारे हो गए 4। तो ऑल ओवर हमारे क्रेब्स साइकिल में कितने बन रहे हैं 24 ATP। तो हम ऊपर से देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में 8 है, फिर लिंक रिएक्शन में 6 है और उसके बाद 24, तो टोटल हो गए 38 ATP। तो अगर आए आपके पास कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो हो रही है हमारे पास, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने बनते हैं 38 ATP। अगर आ जाए यही स्टेप हमारे पास एनारोबिक के केस में यानी फर्मेंटेशन के केस में, तो फर्मेंटेशन में आपके 2 ATP की फॉर्मेशन होती है टोटल, ठीक है, क्योंकि उसमें ये स्टेप्स तो होते नहीं हैं, ठीक है, और उसमें NADH भी नहीं बनता और इसलिए सिर्फ 2 ATP की फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना है। एरोबिक में 38 और एनारोबिक में 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ से आपको कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है ना ये 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो आपके 38 मॉलिक्यूल्स ATP की फॉर्मेशन हो रही है। बाई चांस कि वो पूछ ले कि आपके पास NADH कितने बन रहे हैं, अगर आपके पास एक एसिटाइल कोएंजाइम है तो आपके पास 3 NAD बन रहे थे, ठीक है, लेकिन बाई चांस वो ये दे दे कि आपके पास 6 एसिटाइल हैं, ठीक है, 6 एसिटाइल हैं तो कितने बनेंगे आपके पास, तो उसके हिसाब से आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो ये बैलेंस शीट आपने ध्यान में रखनी है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। थैंक यू।